बुलेटिन की शुरुआत चुनाव प्रचार के बीच गांधी परिवार के कड़वे होते रिश्तों के बारे में। पर्चा दाखिले के लिए सुल्तानपुर पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी ने आज कहा कि मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझा जाए। मैंने परिवार की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी है, कभी अपने परिवार की आलोचना नहीं की है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक बार फिर वरुण पर तीखा हमला बोला, कहा कि उन्होंने गांधी परिवार के साथ विश्वासघात किया है। देखिए जनता के सामने एक दूसरे के खिलाफ कड़वे बोल, कम ही बोलने वाले गांधी परिवार के दो चेहरों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। दोनों गांधी लेकिन विरोधी पार्टियों के नेता। भले ही दोनों के बीच खून का रिश्ता हो, लेकिन राजनीतिक रिश्ता घोर विरोध का है। ये गांधी परिवार का इलाका है। अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से सोनिया और सुल्तानपुर से वरुण गांधी चुनाव मैदान में। सबकी बोलियों और बयानों में पारिवारिक मनमुटाव का पुट है। राजनीतिक मुकाबले और कट्टर युद्ध की अदा भी है। सुल्तानपुर से पर्चा दाखिल करने के साथ ही वहां के गांधी ने मंच से बहन के आरोपों का जवाब दिया। हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। मैं एक सामान्य नौजवान हूं, मेरा रास्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं देश के रास्ते को मजबूत करूं, ये मजबूती की बात रखनी चाहिए। वरुण कहते हैं कि वो गांधी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी चुप्पी को कमजोरी न समझा जाए। ये वही वरुण हैं जो राहुल के काम की तारीफ कर चुके हैं और मां मेनका गांधी की डांट खा चुके हैं। ये वही वरुण हैं जो 2009 के चुनाव में सोनिया पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर ऐतराज जाहिर कर चुके हैं। ये वही वरुण हैं जो ये भी कहते हैं कि आज अगर राजनीति को सुधारना है तो एक वंशवाद खत्म करना होगा। शायद इसीलिए गांधी वंशवाद खत्म करने की हिमायत करने वाले वरुण अपनी चचेरी बहन की नजर में गलत राह पर है। हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। प्रियंका जिसे गलत राह कह रही हैं, वो दरअसल बीजेपी की राह है। वरुण को सियासत में खुद अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे और राजनाथ सिंह ने उन्हें पार्टी महासचिव बनाया था। जिनकी मां मेनका गांधी भले ही गांधी परिवार की छोटी बहू थी, लेकिन उनके पति संजय गांधी मां इंदिरा गांधी के लाडले थे, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने वाले थे। लेकिन उनके असमय निधन ने ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसा बनाया कि दूसरी बहू सोनिया कांग्रेस की धुरी बन गई। शायद इसीलिए आज भी पारिवारिक तंज कायम है और ये पारिवारिक तंज राजनीतिक तंज में तब्दील होने में देर नहीं लगाता। It's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect that. जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई यूपी पहुंचकर एक सियासी खानदान के अंतरकलह में तब्दील होती दिख रही है। कोई इससे सहानुभूति हासिल करने के फिराक में है तो किसी को सिद्धांतों का सहारा है। जहां तक जनता का सवाल है तो उसे चुनावी खबरों के साथ बड़े और चर्चित सियासी खानदान की तकरार का सोप ओपेरा मिल रहा है। गांधी खानदान के दो परिवारों के बीच विवाद की यह खबर नई कतई नहीं है। अगर कुछ नया है तो सिर्फ ये कि विवाद की जड़ें अब खानदान की दूसरी पीढ़ी तक भी आ पहुंची हैं और इस बार झगड़े की वजह बनी है सिर्फ और सिर्फ सियासत। वरुण और प्रियंका के बीच की जुबानी जंग इसी का एक हिस्सा है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ शलभ बनी त्रिपाठी, अमेठी, IBN से। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। प्रियंका बनाम वरुण, क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी की जंग है? बयानों की जंग में किसको फायदा होगा? क्या पारिवारिक मनमुटाव को भुना रही है दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी? आखिर किसने लांघी है लक्ष्मण रेखा और क्या कभी पड़ सकती है गांधी परिवार की ये दरार? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं अपने दोनों विशेषज्ञों के पास लेके जाऊंगा और सवाल के पहले मैं अपनी एक राय रखूंगा और वो राय यह है कि दरअसल एक परिवार का जो हिस्सा है प्रियंका वाला, वो तनाव में है, दबाव है, जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल है उस वजह से। और शायद जो दूसरा हिस्सा है वरुण, उसको जो प्रोफाइल चाहिए था, जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार से अलग होने के बाद बीजेपी के अंदर उनको एक उनकी हैसियत बढ़ी हुई दिखनी चाहिए थी, वैसे ही कवरेज चाहिए था जैसे हम राहुल या प्रियंका या सोनिया को देते हैं। शायद वैसे नहीं मिला तो अपने प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए ये जुबानी जंग शुरू हुई है क्या? यही सवाल मेरा पुष्पेश पंत जी पहले आपसे है।
संजय भाई, मुझे लगता है कि सारी बहस बिल्कुल बेमतलब और निरर्थक है। मुझे लगता है कि 1.25 अरब आबादी वाले इस देश में यदि सारा आम चुनाव का मुख्य मुद्दा ये है कि एक नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द भारत की सियासत या भारत का भविष्य घूम रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती है। और जिसे हम नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, उसमें जो आधा दर्जन गांधी नमूदार हमारे सामने होते हैं, उनका मोहनदास करमचंद गांधी से कोई लेना देना नहीं है। नेहरू से जिस गांधी का राष्ट्रपिता का नाता था, उस गांधी के वंशजों में इनमें कोई नहीं है। जो वो उस गांधी के वंशज राजमोहन गांधी, तो राजमोहन गांधी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। जो अपने को गांधी नाम को भुनाते रहे हैं, वो फिरोज गांधी के वंशज हैं, संजय गांधी के वंशज हैं, राजीव गांधी के वंशज हैं। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपने स्वयं जो बात आपकी रिपोर्ट में सामने आई थी कि ये एक नूरा कुश्ती है जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। वरुण गांधी जब उनका जी चाहे अमेठी की प्रगति की सर्टिफिकेट दे सकते हैं, डांट खाने के बाद पलटी खा सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष हैं या अपनी पार्टी के साथ हैं। जब वो खड़े होते हैं और मेनका खड़ी होती हैं, तो क्या हमको उनके पिताश्री जो आपातकाल के खलनायक थे याद नहीं आते? जब राहुल गांधी अपनी बहन और मां के साथ अमेठी में अपना नामांकन दायर करने जाते हैं, तो जो उनके दामाद है, जीजा है, वो के सामने खड़े रॉबर्ट वड्रा नजर नहीं आते हैं? तो ये क्या 5-6 आदमियों का परिवार ही वारिस है इस देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता का और नेहरू की विरासत का, भारत की कल्पना का? मुझे ये बात नितांत अटपटी, चौंकाने वाली, अभद्र और अश्लील लगती है। बिल्कुल। कुलदीप नैयर साहब, आपने सुना पंत साहब का कहना है कि इतने बड़े चुनाव में ये एक अजीब सी अटपटी सी बात हो रही है कि इन परिवारों में आपस में कोई नूरा कुश्ती चले। आप क्या समझते हैं कि ये चुनाव की कोई मजबूरी थी, क्योंकि दोनों परिवार आपस में एक दूसरे पे ज्यादा कमेंट करते नहीं थे अभी तक? एक मतभेद था, एक दरार थी, लेकिन अपने अपने घरों में रहते थे। पहली बार खुल करके टकराव सामने आया है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी इन दोनों खानदान में और वैसे भी सारे पॉलिटिशियंस में, लेकिन इस दफा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। गाली गलौच है, एक्विजिशन है, काउंटर एक्विजिशन है और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप डायनेस्टी की बात करते हैं, तो ये जो सोनिया गांधी और अरुण गांधी, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी, यही डायनेस्टी समझी जाती है। दूसरे जो हैं वो डायनेस्टी नहीं है। जब हम कहते हैं कि डायनेस्टिक रूल खत्म होना चाहिए, तो ये डायनेस्टी मेरे दिमाग में या आम दिमाग में ये है। तो ये जो बात है, हम चाहते हैं कि डायनेस्टी, लेकिन जो अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई, वो शुरू हो गई इसलिए कि भाई कुछ वरुण ने कहा, कुछ प्रियंका ने कहा, और आपस में जो उनका एक आर्म्ड पीस था वो खत्म हो गया। मेरा ख्याल है कि इस तरह घटिया एक दूसरे पे हमला नहीं करना चाहिए। इनको कुछ सब्र दिखाना, बल्कि लोगों को नसीहत करनी चाहिए कि ये जो आज इलेक्शन कैंपेन इतनी गिर गई है और इतनी भद्दी हो गई है कि उसका कुछ सुधारा जाए। बिल्कुल। जब इलेक्शन कैंपेन इतनी खराब हो गई हो और ऐसे में गांधी परिवार, 2 कजिन ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में ऐसा हो, तो जाहिर है कि मिर्च मसाला लगाने को बहुत कुछ होगा पब्लिक बहस में। सलमान सोज साहब, आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार के प्रोवोकेटिव बयान दिए, यह बिल्कुल अवॉइडेबल था? उनको जरूरत नहीं थी ये कहने की, और ये कहने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में है और तनाव में है। देखिए, कोई दबाव और तनाव की बात नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी इलेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है इस मुल्क के लिए, क्योंकि ऐसा कॉन्ट्रास्ट 2 आइडियोलॉजीज में इतने, हालांकि बीजेपी पुरानी पार्टी है लेकिन अब बीजेपी रही नहीं जी। ये मोदी जी ने बीजेपी पे कब्जा कर लिया है और जो उनकी सोच है, जो आरएसएस की सोच है, वो बिल्कुल उभर के आ गई है सामने। ये वाजपेयी साहब नहीं है, ये मोदी है। और इस वक्त हमें डट के मुकाबला करना है हर किसी ऐसे इंसान के साथ जो इनके साथ जुड़ा है, और वो वरुण गांधी हो या कोई और किसी सीट पे कोई लड़ाई हो, हर जगह डट के मुकाबला होगा, क्योंकि हमारी पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि हिंदुस्तान के सब लोग साथ साथ ना चले। सबको साथ चलना है और इसीलिए लड़ाई है। तो जो प्रियंका जी ने कहा कि आइडियोलॉजिकल बात है, ये आइडियोलॉजी पे लड़ाई हो रही है, ये कोई फैमिली की टी पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये फैमिली की टी पार्टी नहीं है जी। ये एक फैमिली की बात नहीं है, ये गांधी नेहरू फैमिली की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है जी।
और जो मैं नहीं ये मानने के लिए तैयार जो नैयर साहब ने बात कही कि भाई ये तो एक डायनेस्टी, ये एक डायनेस्टी, क्या डायनेस्टी है? आपको पता है कि बीजेपी और एनडीए के जो इस वक्त कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 60 तो वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कोई ना कोई रिश्ता है किसी सीनियर पार्टी मेंबर के साथ। ये जस्टिफिकेशन सलमान भाई बड़ा अजीब सा पुराना सा एक आर्गुमेंट है। मुझे लगता है कि उधर न जाएं तो ही ठीक है। डायनेस्टी कांग्रेस में नहीं है, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी भोली सी बात है, हम लोग मान भी लेंगे शायद। आइए सिद्धार्थनाथ जी को भी चर्चा में शामिल करें, फिर आप जरूर रिएक्ट करिएगा सलमान भाई। सिद्धार्थनाथ जी, अभी नायर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और वो ये बात कि देखिए डायनेस्टी तो वो है जहां प्रियंका और राहुल हैं, जो दूसरी डायनेस्टी जो विभाजित परिवार का एक टुकड़ा लेकर के बीजेपी को बड़ा अरमान था, बहुत पहले शामिल किया था, मंत्री बनाया था, बड़े बड़े भड़काने वाले बयान पिछले चुनाव में वरुण गांधी ने दे करके अपने प्रोफाइल को बढ़ाने की कोशिश की थी। ये परिवार के एक हिस्से पर उसी डायनेस्टी के प्रपंच में फंसने का काम बीजेपी कर रही है, और अभी शायद ज्यादा एंजॉय कर रही है क्योंकि वरुण ने ऐसा कुछ कह दिया कि प्रियंका को रिएक्ट करना पड़ रहा है। ये बेकार का खेल है। देखिए संजय जी, पहले तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में लेकर आए। सही परिप्रेक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में पिछले 10 साल से वरुण गांधी जी हम लोग की पार्टी में है, उन्होंने कभी भी कोई भी अपशब्द अपने परिवार के लोगों के बीच में कभी नहीं कहा, ना कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म से। तो पहले तो ये समझे हम लोग। यहाँ पे सर, जो यहाँ हुआ एक है सेकंड के लिए उसका टोकूंगा कारण सर, एक है। एक सेकंड के लिए टोकूंगा। प्रियंका ने एग्जैक्टली कोई अपशब्द नहीं कहा है, सिंपल सी बात कही है कि विचारधारा के मामले में मेरा भाई है लेकिन गलत रास्ते पर है, और जिसके लिए मेरे पिता ने कुर्बानी दी उसके लिए मेरा बच्चा भी गलत रास्ते पर जाएगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगी। आइडियोलॉजी की बात की है प्रियंका गांधी ने। ये आप संजय जी जो बोल रहे हैं वो एक आधा साइड है जो आज प्रियंका जी ने अपनी सफाई में रखा है, जबकि वरुण जी ने बड़ी शालीनता से अपनी दायरे में रहकर लक्ष्मण रेखा ना क्रॉस करते हुए उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मेरी कमजोरी ना समझे, मैं आदर करता हूं, मगर ये चुनाव जो है वो सिद्धांतों पे है, आइडियोलॉजी पे है, मुद्दों के आधार पे है। लेकिन जो परसों जो आप लोगों ने वीडियो कल दिखाया था या परसों दिखाया था, उसके अंदर साफ रूप से वो एक पर्सनल अटैक कर रही थी अपने भाई के ऊपर। उन्होंने कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं करी थी, और आइडियोलॉजी की बात करनी तो आप सीधे बात करें कि भैया हमारा भाई लड़ रहा है बगल से, उसको मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर वो गलत पार्टी के साथ है या आइडियोलॉजिकली गलत है। समस्या आपको समझनी पड़ेगी, ये राजनीतिक है, ये तू मैं नहीं है। जो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स, क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है प्रियंका गांधी की ऐसा बोलने के पीछे? संजय जी मुझे बोल लेने दीजिए जी। जो स्ट्रैटेजिक निर्णय हुआ है कि वरुण गांधी जी को सुल्तानपुर से टिकट देके लड़ाया गया है, उसमें अमेठी और रायबरेली जो बगल की लड़ी है वहां पर उसका असर और उससे उनकी जमीन कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी में खिसक रही है। वो जो घबराहट है प्रियंका गांधी की, वो आज निकली है। 10 साल पहले भी वो कह सकती थी, 5 साल पहले भी यही चीज कह सकती थी, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, जी बिल्कुल, इनके पास कोई चारा नहीं रखा, पॉइंट रखा। सलमान भाई, आपने सुना सिद्धार्थनाथ सिंह का सिंपल पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अमेठी में, रायबरेली में सुल्तानपुर की जो तपिश महसूस की जा रही है, उस वजह से ये सब बोला जा रहा है प्रियंका गांधी के द्वारा। क्या तपिश है जी? आप वहां से कोई जीतने वाले नहीं है। आप अपनी जमानत बचाने की कोशिश करें, बीजेपी के कैंडिडेट, ये आपको मैं कहता हूं, रायबरेली हो या अमेठी हो, आप जमानत बचाने की कोशिश कीजिए। जहां तक सुल्तानपुर का सवाल है या किसी और कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं और दूसरे साइड से बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं या कोई और कैंडिडेट खड़े हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे, ये हमारा वादा है आपके साथ। तो जो प्रियंका जी ने कहा, संजय जी ने कहा कि भाई बिल्कुल विचारधारा की बात है। वो अगर किसी गलत रास्ते पे है, वो गलत रास्ता ये है कि कांग्रेस का ये है कि आप सबको साथ चलाइए, जो बीजेपी वाले हैं वो सबको साथ चलाना नहीं चाहते या उनको आता नहीं है। ये विचारधारा की डिफरेंस है और ये बहुत बड़ी डिफरेंस है।
ये हिंदुस्तान के जो रूह है, ठीक है, जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई है। ठीक है। अब ये कोई सिंपल लड़ाई नहीं, कोई फैमिली की लड़ाई नहीं है जी। अच्छा, पुष्पेश जी के पहले मैं एक और नायर साहब के पास फिर से आना चाहूंगा। अभी पुष्पेश जी ने हल्का सा जिक्र किया था सर, और वो ये कि इमरजेंसी वाले संजय गांधी याद आते हैं। एक छोटा सा सवाल है, संजय गांधी को किस रूप में याद किया जाए? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि संजय गांधी हमारे पिताजी जो थे वो बड़े स्ट्रांग नेता थे, जैसे मोदी जी स्ट्रांग नेता हैं। संजय गांधी की लीगेसी आपको कैसे याद है? मुझसे सवाल किया? जी नायर साहब, आपसे। हाँ, मेरा संजय गांधी ही रिस्पॉन्सिबल था इस कंट्री में इमरजेंसी लगने का, और उसी ने एक सेंसरशिप जो थी वो लगाई देश में पहली दफा। लेकिन ज्यादा ये कि उसका जो इमेज था उसका एंटी मुस्लिम इमेज था, और उन्होंने जो वो सारे घर भर उनके तोड़वाए और सब कुछ, माना जाता था कि वो चाहे आरएसएस या बीजेपी के मेंबर नहीं थे, लेकिन आइडियोलॉजी उनसे मिलती थी। जी। सिद्धार्थ नाथ और जी, मिसेस गांधी खुद कभी इमरजेंसी शायद न लगाती, क्योंकि बात। जी जी। सिद्धार्थ नाथ जी, आपने सुना कुलदीप नैयर साहब की राय संजय गांधी के बारे में, जिनके बेटे आज आपकी पार्टी में हैं। ये वो तुर्कमान गेट वाले, इमरजेंसी वाले, परिवार नियोजन की जबरदस्ती वाले नेता के सुपुत्र हैं, और इस लेगेसी को लेकर के आप लोग को इतना गर्व क्यों हो रहा है? क्यों डिफेंड कर रहे हैं उनको आप? नहीं, हम लोग उस लेगेसी को नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी ने। हम किसी लेगेसी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे एक ओपिनियन है इमरजेंसी के ऊपर, और वो रहेगा, हमेशा रहेगा, उसमें कोई विस्तार से इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं, हमारा रहेगा। मगर उसका नुकसान या उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी करें उनके बेटे के ऊपर, वो भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो एक राष्ट्रवाद की जो नीति है उसको अपनाए हुए आइडियोलॉजी के साथ है। 10 साल हो गए, और आज 2 दफे 5 साल पहले वो एमपी भी बने और अभी भी बनेंगे एमपी सुल्तानपुर से। तो इसलिए उन दोनों को अलग देखना चाहिए। जो बात है इस समय वो है कि किस सिद्धांतों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आज वरुण जी ने भी वही कहा कि हम लोग प्रोग्राम्स और आइडियोलॉजी के तहत और देश को मजबूत करने के करें, ना ही पर्सनल आलोचना करके करें। जी। पुष्पेश जी, आपसे यहां पर मैं राय चाहता हूं, और वो ये कि ये जो बात है कि विचारधारा को लेकर के प्रियंका गांधी ने एक सवाल उठाया है। ये जगह कांग्रेस इस वक्त जहां पर चुनाव प्रचार पहुंचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी का सारा नैरेटिव इसी पर फोकस्ड है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, जोड़ने वाली पार्टी और देश को तोड़ने वाली पार्टी के बीच में है। तो जो आर्गुमेंट कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है, या ये एक पॉलिटिकल एक तरीके की एक मैनिपुलेशन है और इसमें कोई कन्विक्शन नहीं है, और ये डे टू डे के जो हमारे टेलीविजन के लिए बहस के लिए मिर्च मसाले वाली घटनाएं होती हैं, सिर्फ उतना है? पुष्पेश जी। तो मुझे लगता है संजय भाई, विडंबना यह है कि कुछ देर पहले सोच साहब कह रहे थे कि भाजपा पुरानी पार्टी है, मगर आज की भाजपा वो भाजपा नहीं है जो पुरानी भाजपा शायद वाजपेयी जी के कारण की थी। इसके साथ ही हमको यह याद दिलाने में सफल हुए हैं कि आज की कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो श्रीमती इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की या नरसिंह राव की पार्टी थी। मुझे लगता है कि जब पार्टी एक परिवार की जागीर में सिमट जाती है तो विचारधारा की बात करना बेकार हो जाता है। मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि आज नेपथ्य में रहने वाली, अदृश्य आश्रय में रहने वाली प्रियंका अचानक अवतरित होती हैं, प्रकट होती हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मुखर करती हैं। और हम सब लोगों से अपेक्षा की जाती है, जिनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थक अतीत में रहे हैं, कि हम ये मान लें कि प्रियंका के मुखारबिंद से जो वचन झड़ रहे हैं वही कांग्रेस की विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि एक परिवार ने ठेकेदारी ले रखी है इस देश में धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की, गरीबों की रहनुमाई की, एकता और अखंडता की रक्षा की, उस परिवार ने कितने ही बड़े बलिदान क्यों न किए हों, भारतीय जनतंत्र के लिए इसे एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं समझा जा सकता। जी बिल्कुल।
ये जो एक खास तरह का परिवारवाद है जिससे कि मोहब्बत और नफरत का रिश्ता है इस देश का, उसके दो एडिशन हैं, एक कांग्रेस पार्टी एडिशन है और एक छोटा सा बीजेपी एडिशन है, जिसका ये टकराव चल रहा है चुनाव प्रचार के इस बीच में। सभी मेहमानों का इस पर बहुत ही बेबाक राय देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि सोनिया गांधी के संदेश पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ गई है किस तरह की जंग। और अब देखते हैं सोनिया विज्ञापन और सियासी सरगर्मी की खबर। देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस को वोट देने की सोनिया गांधी की अपील पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के भाषणों का जनता पर असर नहीं पड़ रहा, इसीलिए सोनिया गांधी अब आगे आई हैं। बीजेपी ने राहुल पर चुटकी ली, कहा कि कांग्रेस का नया नारा है, मैं नहीं मॉम। देश की इसी रूह को बचाने के लिए उन तत्वों से लड़ रहे हैं जिनकी विचारधारा इसे तोड़ने की और हमें बांटने की। टीवी चैनलों पर विज्ञापन के रूप में चली सोनिया गांधी की इस अपील के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने कहा कि इस बार चुनाव का मुद्दा 10 सालों का यूपीए सरकार का कुशासन है, जबकि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने में जुटी है। सोनिया गांधी के भाषण को यूपीए सरकार का विदाई भाषण बताते हुए बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी का जादू इन चुनाव में नहीं चल पाया और सोनिया को एक बार फिर सामने आना पड़ा है। मैडम सोनिया जी अब चुनाव की बागडोर संभालने में आगे आई है। वो सोच रही थी पहले कि बेटा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन कुछ निकला नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने सोनिया गांधी के अपील पर पलटवार करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा कि लगता है कांग्रेस का नारा बदल गया। कांग्रेस का अब नया नारा मैं नहीं मां है। दरअसल अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग पे राहुल गांधी पे पलटवार करते हुए कहा कि अब कांग्रेस को भी उन पे भरोसा उठ गया है और इसीलिए डूबती हुई कश्ती को पार लगाने के लिए सोनिया गांधी को वापस बुला लिया गया है। दरअसल सोमवार रात तमाम टीवी चैनलों पर आकर सोनिया गांधी ने एक संदेश दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए साल में प्रेम, सद्भावना और उन्नति की पैदावार होती रहेगी। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती रहेगी। इनकी विचारधारा को हराना है और प्यार और भाईचारे की सरकार लानी, एक साथ सबको ले जाना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश को लोगों को एक साथ ले जाना है। जाहिर है चुनावी जंग में आरोप प्रत्यारोप के जरिए हर कोई वोटर को लुभाने में जुटा है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि 10 साल की यूपीए सरकार के मुखिया भले ही मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी सीधे गांधी परिवार से ही जवाब मांग रही है। कांग्रेस शुरू से नहीं चाहती थी कि चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की शक्ल ले, लेकिन ऐसा होता चला गया। 10 साल तक यूपीए सरकार के मुखिया रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला करने की बजाय बीजेपी और खास तौर से नरेंद्र मोदी ने अपना हमला सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द रखा। जाहिर है अब ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपनी छवि को बचाए रखने के लिए राजनीतिक वार तेज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। अपनी मां सोनिया का बचाव करते हुए प्रियंका ने आज कहा कि सोनिया जी जो भी बात कहेंगी बीजेपी को तो बुरी ही लगेगी। Priyanka Gandhi has given a televised speech. Yes. So BJP is saying it's a sign of desperation that finally she had to give that televised speech. How do you react to that? That's because they don't like what she says. Mr. Barua, And it's very clear what this election is. This is a fight for the heart of India. And they don't like to hear that. बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर विपक्ष हमलावर हो उठा है। उसने आरोप लगाया है कि जब दूसरी पार्टियों के नेता ऐसा करते हैं तो बीजेपी की नजर में वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। सफाई में बीजेपी ने तर्क दिया है कि बदलाव के लिए सबसे समर्थन मांगा जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने सोमवार शाम लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात की।
राजनाथ ने दावा किया कि वे मौलानाओं का सम्मान करते हैं। जवाब में शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने कहा कि समर्थन मांगने की राजनाथ की अपील पर विचार किया जाएगा। सभी इंसान को हम समान मानते हैं और ये जव्वाद साहब हमारे एक धर्मगुरु हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अपना आदर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैं आया था। आज वक्त जैसे वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बात हुई कि जैसे वक्फ बोर्ड में जहां पर शिया वक्फ बोर्ड नहीं है वहाँ एक नुमाइंदा होता है शिया या एक भी नहीं होता है, तो हमने कहा कम से कम 1/3 हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। तो हमने कहा जो भी आपने बातें कही हैं वो अपनी कम्युनिटी के सामने रखेंगे उसको। लेकिन इन मुलाकातों ने बीजेपी के विरोधियों को नया हथियार दे दिया है। वे याद दिला रहे हैं कि जब जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने कांग्रेस के समर्थन की अपील की थी तो बीजेपी ने कितना हंगामा किया था, जबकि बुखारी खुद सोनिया गांधी से मिलने गए थे। शाही इमाम खुद हमारी कांग्रेस अध्यक्षा के पास में आए तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस सांप्रदायिकता फैला रही है, और दूसरी तरफ जब उनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के अलग अलग मुस्लिम पंथ गुरुओं से मिलते हैं तो ये सांप्रदायिकता क्या नहीं है उनके डेफिनेशन के हिसाब से? अगर किसी और पार्टी के नेता ने यह कार्य किया होता तो उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता। ये साधु संतों से मिले, पादरी से मिले और मुस्लिम्स के धर्म गुरु से मिले, इनके 100 गुना माफ है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये मुलाकात धर्म के आधार पर वोट मांगने के लिए नहीं थी। हम सबसे संपर्क और संवाद कर रहे हैं। हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए सेकुलर वोट एक हो जाए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए हिंदू एक हो जाए, जैसे कांग्रेस कह रही थी कि मुस्लिम एक हो जाए, सेकुलर वोट एक हो जाए। वैसे राजनाथ के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। लखनऊ में मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी आबादी है। अगर ये तबका किसी गैर बीजेपी दल के हक में एकजुट हो गया तो राजनाथ के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजनाथ सिंह एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं से खुलेआम मदद मांगकर वो लखनऊ जीतने में तो जुटे ही हैं, उनकी कोशिश खुद को देश का एक सर्वमान्य नेता स्थापित करने की भी है। शायद उन्हें लगता है कि सर्वमान्य नेता की छवि आने वाले वक्त में उन्हें एक बड़ा मुकाम दिला सकती है। शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल वाराणसी के मुस्लिम वोटरों को रिझाने में भी जुट गए हैं। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के इरादे से केजरीवाल आज बनारस पहुंचे। इस दौरान विरोधियों ने स्टेशन पर ऐसे पोस्टर लगाए थे जिसमें उन्हें भगोड़ा करार दिया गया था, जिसे उनके समर्थकों ने फाड़ दिया। अरविंद ने पहले दिन शहर काजी से मुलाकात की और दावा किया कि देश में नई तरह की राजनीति शुरू करने के लिए मोदी को हराना जरूरी है। और अब सुनते हैं चुनावी सितारों के सियासी बोल। विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ महाराष्ट्र की विचारधारा, सबको जोड़ने की विचारधारा, प्यार की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा, और दूसरी तरफ गोडसे जी की विचारधारा, तोड़ की विचारधारा, गुस्से की विचारधारा, क्रोध की विचारधारा। ये लड़ाई है। एक ऐसा खिलाड़ी मन आया मैदान में कि जिनके दिमाग में से बचपन जाता नहीं, उनके होठों पे चढ़ गया गुब्बारा। मेले में छोटे बच्चे आते हैं ना, गुब्बारे खरीदते हैं ना, अच्छा गुब्बारा के लिए झगड़ा करते हैं, तो 10 दिन तक वो गुब्बारा 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 करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है।